हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली, पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सकें, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक दल क्या हैं? राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह होते हैं जो एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, एक जैसा विचार रखते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है या मिलती जुलती होती है। ऐसे लोगों का समूह राजनीतिक दल होता है। और राजनीतिक दल संविधान में लिखित कानूनों या प्रावधानों के अनुरूप चलते हुए, जैसे कि चुनाव के जरिए, तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करता है। मतलब संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलता है और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है ताकि वो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहला है सुधारवादी राजनीतिक दल, दूसरा है उदारवादी दल, तीसरा है प्रतिक्रियावादी और चौथा है रूढ़िवादी दल। सुधारवादी दल वो दल होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, और इन्हें आमतौर पर वामपंथी दल कहा जाता है। ये परिवर्तन चाहते हैं। उदारवादी दल ऐसे दल होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, पूरी तरह परिवर्तन नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत सुधार करना चाहते हैं। इनको केंद्रीय दल कहा जाता है। और अब आता है तीसरा दल, प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दल। ये चौथा दल है। तो ये प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी, इन दोनों ही दलों को दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी दल ऐसे दल होते हैं जो पुरानी व्यवस्था से चिपके रहना चाहते हैं। रूढ़िवादी दल ऐसे दल होते हैं जो यथास्थिति को कायम रखना चाहते हैं कि जैसी स्थिति अभी है वैसी स्थिति बनी रहे। और इन दोनों के ही विचारों को मिलाकर दक्षिणपंथी दल बनता है। तो ये 4 प्रकार थे दलों के, सुधारवादी, उदारवादी, प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी। परंतु आमतौर पर हम वामपंथी, केंद्रीय दल और दक्षिणपंथी दलों के नाम ही सुनते हैं, जो कि इन्हीं का एक रूप है। तो भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम एक राजनीतिक सुधारक थे और भारतीय सिविल सर्विस में भी रह चुके थे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं विभिन्न पार्टी प्रणाली की, पार्टी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो विश्व में आज के टाइम पर 3 पार्टी सिस्टम प्रचलित हैं। तो पहला है एक पार्टी प्रणाली, दूसरा है 2 पार्टी प्रणाली और तीसरा है मल्टी पार्टी प्रणाली। एक पार्टी प्रणाली में एक ही पार्टी होती है, जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, क्यूबा, कोरिया इत्यादि देशों में एक ही पार्टी प्रणाली लागू है, और यहाँ पर एक ही प्रमुख पार्टी होती है जो कि पूरा शासन चलाती है। 2 पार्टी प्रणाली में 2 पार्टियां होती हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में ये प्रणाली लागू है। वहाँ पर 2 मुख्य पार्टियां ही होती हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी हो सकती हैं, परंतु 2 पार्टी प्रणाली में 2 मुख्य पार्टियां होती हैं। अब हम अगर बात करें मल्टी पार्टी प्रणाली की, तो मल्टी पार्टी प्रणाली का मतलब है कि बहुदलीय पार्टी प्रणाली। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा दल चुनाव लड़ते हैं, कंपटीशन होता है उनके बीच, और कोई भी दल सत्ता हासिल कर सकता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। इसी तरह फ्रांस, जापान इत्यादि देशों में भी मल्टी पार्टी प्रणाली लागू है। हमें सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में पढ़नी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय दलीय प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ है। हालांकि भारत में शुरू से ही बहुदलीय व्यवस्था लागू थी, परंतु इसका विकास धीरे धीरे हुआ। शुरू में क्या हुआ, 1947 से लेकर 1967 तक भारत में एकल पार्टी प्रभुत्व पाया जाता था, यानी कि कांग्रेस प्रणाली पाई जाती थी। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों स्तर, दोनों ही स्तरों पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसीलिए इसे एकल पार्टी प्रभुत्व कहा जाता है। इसके बाद आई कांग्रेस विरोध प्रणाली। इसमें क्या हुआ कि हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, परंतु राज्यों के स्तर पर कांग्रेस की सरकार गिरने लगी, कांग्रेस हारने लगी। ये चरण था 1967 से लेकर 1993 तक। और 1993 के पश्चात बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में पूरी तरह आ गई, क्योंकि अब कई सारे दल आ गए, कई सारे विपक्षी दल सामने आ गए, जिसके कारण गठबंधन की सरकार भी बनी।
तो इस प्रकार भारतीय दलीय प्रणाली का विकास हुआ। एकल पार्टी प्रभुत्व आया, कांग्रेस विरोध प्रणाली, उसके बाद 1993 के पश्चात बहुदलीय प्रणाली। इसमें क्या हुआ कि अब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर और राज्य दोनों ही स्तरों पर कांग्रेस अब गिरने लगी, कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में पार्टी प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लक्षण हैं। तो पार्टी प्रणाली के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दल भारत में पाए जाते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि भारत आकार में काफ़ी बड़ा है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भारत में सामाजिक विविधता पाई जाती है। इसके साथ ही एक दलीय व्यवस्था रही है भारत में। हालांकि अगर हम देखें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, स्थापित है और लागू है, परंतु इसके बावजूद भारत में एक दलीय व्यवस्था भी रही है लंबे समय तक, जिसे हम कांग्रेस प्रणाली या एक दल के प्रभुत्व के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में अगर हम देखें तो जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। अगर हम भाजपा को हटा दें और जो सीपीआई यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत की, उसको हटा दें और बाकी सभी दलों की अगर हम विचारधारा को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सभी की विचारधारा एक जैसी है, कुछ मिलजुल कर कुछ एक जैसी है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय दलों का उद्भव भी हुआ है भारतीय राजनीति में। व्यक्तित्व का महिमा मंडन, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां रही हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का ही अगर एग्जाम्पल लें तो व्यक्तित्व से जानी जाती है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके नाम से जानी जाती है। आज के टाइम पर भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके नाम से कांग्रेस पार्टी जानी जा रही है। और अगर हम बीजेपी की पार्टी को देखें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके व्यक्तित्व के कारण इनकी पार्टियां जानी जाती हैं। तो भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व का महिमा मंडन भी बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक प्रणाली में व्यक्तित्व का महिमा मंडन भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही भारतीय पार्टी प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ पर दल बनाना और परिवर्तन करना बहुत ही आसान हो गया है, या बहुत ही ज़्यादा हो गया। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में जा रहे हैं, सिर्फ सत्ता की लालच के कारण। इसके साथ ही भारतीय पार्टी प्रणाली में प्रभावशाली विपक्ष का अभाव रहा है। अगर हम कुछ समय को छोड़ दें तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि भारत में प्रभावशाली विपक्ष है ही नहीं। अगर हम 2019 का ही चुनाव देखें तो ज़्यादातर लोगों को ये पता ही था कि बीजेपी के जीतने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में प्रभावशाली विपक्ष का अभाव है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स राजनीतिक दल जनता की राय को आकार देते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते हैं। तो जनता की जो समस्याएं होती हैं उन्हें राजनीतिक दल हल करने के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार का विरोध भी करते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं कि वो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ प्रयास करे, कुछ काम करे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अधिकांश सांसद राजनीतिक दलों के होते हैं। अब देखो, राजनीतिक दल के सदस्य ही तो संसद में होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार का गठन राजनीतिक दल ही करते हैं, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और उन्हें चलाते हैं। अन्य दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और नीतियों को हमें बताते हैं कि इनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। हालांकि वो अच्छाइयां तो नहीं बताते, परंतु जब हमें उनकी गलतियां पता चलती हैं तो उससे हम एक मूल्यांकन कर लेते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल कैसी नीति अपना रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक दल। तो फ्रेंड्स भारत में कई तरह के दल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और राज्य दल। परंतु भारत में जितने भी दल हैं उनको अपना पंजीकरण चुनाव आयोग के पास कराना होता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, उनकी क्या योग्यताएं होती हैं। तो चुनाव आयोग ने कुछ शर्त रखी हैं और इन शर्तों में से किसी एक शर्त को भी अगर कोई दल पूरा कर देता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। पहली शर्त है कि 2% लोकसभा सीटें अगर किसी भी दल को 3 राज्यों में से, कोई से भी 3 राज्य हो सकते हैं, उन किसी भी 3 राज्यों में से 2% लोकसभा की सीटें अगर एक दल को प्राप्त हैं तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसे भी राष्ट्रीय दल कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई दल विधानसभा या लोकसभा की 4 सीट के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लेता है तो उसे भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है।
परंतु अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। कहीं कहीं पर यहाँ संख्या 7 भी लिखी हुई है, परंतु रियलिटी में 8 राष्ट्रीय दल हैं। फ्रेंड्स, भारत के राजनीतिक दल कुछ इस प्रकार हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और आज़ादी के बाद यानी कि 1947 से लेकर 1993 तक राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। ये एक केंद्रीय दल है और इसकी विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय राष्ट्रवाद, ये इसकी कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं। 2004-2014 से इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के तहत बनी थी। 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, परंतु वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के तहत। अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। यह सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि 1964 में टूट गई थी। इसके टूटने के पश्चात एक और कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। इसकी विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। साम्यवाद, मार्क्सवादी, लेनिनवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, इसकी कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं। यह एक वामपंथी दल है। वामपंथी का अर्थ अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ऐसे दल जो कि परिवर्तन चाहते हैं वर्तमान व्यवस्था में, उन्हें हम वामपंथी दल कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की यानी कि भाजपा की। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके एक फाउंडर रहे थे और भारत की 2 प्रमुख पार्टियों में से यह एक है। इसकी विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। रूढ़िवाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसकी कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने NDA नाम का अपना गठबंधन किया है और यह एक दक्षिणपंथी दल है। दक्षिणपंथी दल का यही अर्थ है कि ये रूढ़िवाद जैसी विचारधाराओं पर के अनुसार चलते हैं, यानी कि पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर बनी थी। इसकी विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। मार्क्सवादी, लेनिनवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, ये इसकी कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं और यह एक वामपंथी दल है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर, BSP। इसकी स्थापना 1964 में कांसीराम के द्वारा की गई थी। यह पार्टी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई थी। बहुजन का अर्थ होता है कि संख्या में अधिक, जैसे कि अगर अल्पसंख्यकों को, जनजातियों को और जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं उनको और अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि OBC को अगर मिला देते हैं तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस जनरल को हटाकर बाकी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही है बहुजन पार्टी। इसकी विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और लोगों का स्वाभिमान, ये इसकी कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं। इन पर ये काम करना चाहती है। अब आते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे विभाजित हुई थी। इसकी विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद, उदारवाद, प्रगतिवाद, नागरिक राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और संघवाद। यह भी एक केंद्रीय दल है। केंद्रीय दल का अर्थ यही है कि ये वर्तमान व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं। अब आते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पर, AITC। इसकी स्थापना ममता बनर्जी ने की थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में इसका जो स्थान था वो 5वां था, मतलब 5वें नंबर पर ये पार्टी थी। लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इसकी प्रमुख विचारधारा है और बंगाल में ये पार्टी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार भी है। जो 8वां राष्ट्रीय दल है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी स्थापना PA सांगमा के द्वारा 2013 में की गई थी। यह मेघालय में बहुत प्रचलित है और एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत में राज्य दल तथा क्षेत्रीय दल। तो किसी भी दल को राज्य दल तब कहा जा सकता है जब कोई भी दल विधानसभा की 3% सीटें अगर जीत लेता है तो उसे राज्य दल कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी दल लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट जीत लेता है तो उसे राज्य दल भी कहा जा सकता है। कुछ राज्य और क्षेत्रीय दल कुछ इस प्रकार हैं जो कि प्रमुख हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, आप कहते हैं इसे, जिसकी स्थापना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी।
आज के टाइम पर दिल्ली में इसी की सरकार है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की, तो इसकी स्थापना 1972 में M.G. रामचंद्रन के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में इस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त AIMIM ये भी एक प्रमुख दल रहा है जो कि इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसके अतिरिक्त AGP ये एक असम में एक प्रमुख पार्टी है। असोम गण परिषद इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में एक क्षेत्रीय दल है BJD बीजू जनता दल। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। द्रमुक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये भी दक्षिण भारत की एक प्रमुख पार्टी है। इसके अतिरिक्त इंडियन नेशनल लोकदल ये भी एक प्रमुख क्षेत्रीय या राज्य पार्टी रही है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इन सभी पार्टियों की अपनी एक विचारधाराएं हैं, परंतु क्षेत्रीय और ये राज्य दल के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल उठता है कि क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रीय दलों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकारें बनती हैं, क्योंकि कई सारे वोट क्षेत्रीय दलों को मिल जाते हैं। परंतु इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्षेत्रीय दलों के कारण जो स्थानीय लोग हैं उनकी मांगें भी पूरी होती हैं, और क्षेत्रीय दल के लोग स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आगे की वीडियो भी चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।